चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करें। तो आज का हमारा सेकंड टारगेट है कहाँ चला गया, गवर्नमेंट बजट। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है, प्लीज। गवर्नमेंट बजट। आज बीओपी नहीं लग रहा है मुझे, बीओपी हम कल के टारगेट के लिए रख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हमने सारे टारगेट्स अचीव करने हैं, बट कल एक हैवी और एक इजी बीओपी रख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आईडी रख लें, एडीएस, हाँ वो कर लेंगे पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए बच्चों गवर्नमेंट बजट की शुरुआत करते हैं, इधर फोकस करिएगा। अब बच्चों जब हम यहाँ पे बजट की बात कर रहे हैं, बजट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक स्टेटमेंट जो आप बना रहे हैं फ्यूचर के ध्यान में रखते हुए। तो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल का मतलब क्या हुआ, पूरे ईयर का बनता है। शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर विच यूजुअली रन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। वैसे तो कई तरीके के बजट्स होते हैं, बट आपके सिलेबस में यूनियन बजट की ज्यादा बात है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाता है उसके बजट का यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। इसके बच्चों ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बड़े ढंग से करके जाना है। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इसको मैं डिटेल में पिक भी कर लेता हूं आपके नोट से। आइए, तो जैसे पहला आता है बच्चों रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ही क्या है कि आपके जो रिसोर्स है अगर वो अलग अलग तरीके से स्कैटर हो रखे हैं, मतलब रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो रिसोर्सेज समझिए, जैसे पैसा, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ठीक है ना, लैंड रिसोर्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, एंड सो ऑन। तो इन रिसोर्सेज को अभी कहीं ना कहीं सरकार ने लगा रखा होगा, यूज कर रखा होगा, अब उसको वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। पर्पस कुछ भी हो सकता है, पर्पस ये भी हो सकता है कि अमीर और गरीब के बीच में एक गैप ज्यादा क्रिएट हो रहा है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, या हमें लग रहा है कि इकोनॉमी में अभी इस पर्टिकुलर रिसोर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ही क्या है, टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद इकोनॉमिक, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री। जैसे आईडी में आप रिवाइज करेंगे, आईडी में आप क्या पढ़ेंगे, 1991 से पहले इंडिया का फोकस किस चीज पे था भाई, जनरल गवर्नमेंट के बेनिफिट के ऊपर। हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर थोड़े ज्यादा फोकस थे। 1991 के बाद धीरे धीरे आज के टाइम पे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फॉर्म के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा फोकस है। तो यहाँ पे क्या बात चल रही है बच्चों, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन, सब्सिडीज एक्सेट्रा टू द प्रोड्यूसर्स। टैक्स कंसेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर XYZ काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट की XYZ कंडीशन पूरी कर रहे हैं, तो आपको या तो टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, या टैक्स कम भरेंगे, या आप सरकार से सब्सिडी ले लीजिए इस काम को करने के लिए। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट कुछ काम खुद भी करती है, जैसे रेलवेज का काम है, रेलवेज की सर्विसेज सरकार खुद प्रोवाइड करवाती है, समझ पा रहे हैं ये चीज। या पेट्रोल पंप्स, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स सरकार के ओन्ड है, PSUs। तो कई काम सरकार खुद करती है, उसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देयर आर मेनी नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर नॉट अंडरटेकन बाय प्राइवेट सेक्टर, अगेन वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस। ये तो ऐसे एग्जाम्पल हो गए जो प्राइवेट सेक्टर करता ही नहीं है और कर भी नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा कि लॉ एंड ऑर्डर कल को पुलिस आ गई, रिलायंस की पुलिस, ऐसा नहीं होगा, वो गवर्नमेंट रन करेगा। अगला आता है बच्चों रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ।
ये तो सिंपल है पॉइंट्स। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, सबसे सिंपल याद रखिएगा, टैक्स द रिच, सब्सिडीज और सपोर्ट टू द पुअर। अमीरों पे टैक्स लगाइए ज्यादा और वहां से आने वाले टैक्स को आप गरीबों के बेनिफिट के लिए ज्यादा लगाइए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप हो रहा है या डिफ्लेशनरी गैप हो रहा है, ये दोनों क्या हैं, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी पॉलिसीज लेकर आइए बजट के अंदर ताकि आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जैसे जैसे एक्सेस डिमांड होता है इन्फ्लेशन जनरेट होता है, तो ऐसा ना हो इन्फ्लेशन जनरेट हो बहुत ज्यादा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए डिफ्लेशन हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाए। तो एक बैलेंस मेंटेन करके रखें। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट कंपनीज, इनको कैसे मैनेज करना है, इनको पैसा कितना चाहिए होता है इकोनॉमी को रन करने के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे आज के टाइम पे इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो 7% से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे लेकर आए। जैसे आज के टाइम पे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हो रहा है पहले से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे तभी तो और इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, जो अलग अलग रीजन है, जैसे अगर आप बिहार साइड पे देखेंगे वहां पे थोड़ी डेवलपमेंट एज कंपेयर टू फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर कम है, तो ऐसा क्या पॉलिसी लेकर आए ताकि वहां पे ईस्टर्न साइड पे ज्यादा बेटर डेवलपमेंट आ सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स वगैरह रन कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स रन करेगा, गवर्नमेंट खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। इसके बाद आता है बच्चों बजट के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। देखो ब्रॉडली अगर आप इसको क्लासिफाई करें, बजट के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक बजट रिसिप्ट्स और एक बजट एक्सपेंडिचर। अब ये बजट रिसिप्ट्स को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, वो जो आपके डे टू डे के रिसिप्ट्स होते हैं, जो सरकार की एसेट और लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं क्रिएट करते, जो रिकरिंग नेचर के होते हैं। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, नॉर्मल कोर्स के अंदर सरकार चार्ज करती है। और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, जो डे टू डे, अगेन इसका उल्टा हो गया, जिसकी वजह से सरकार की या तो एसेट कम हो जाएंगी या लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से बजट एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया बच्चों, डे टू डे के खर्चे, रिकरिंग खर्चे, एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं, नॉर्मल कोर्स हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे जिससे या तो सरकार की एसेट बढ़ेगी या लायबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आता है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर अगर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे, टैक्स रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स। टैक्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो अंडर लॉ लीगली आपको सरकार को पैसा देना है, कंपल्सरी, लीगल कंपल्सरी पेमेंट है जो आपको किसको देना है, सरकार को, एज डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता था बच्चों, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता था, जहां पे जो लायबिलिटी है और जो बर्डन है एक ही बंदे पे आ रहा है। यहां पे क्या होता था, पैसा बर्डन किसी और पे आ रहा है, लायबिलिटी डिपॉजिट किसी और पे थी। इसके ऊपर ना डिफरेंस है आपके गिवन, वो भी मैं आपको मार्क करवाता हूं बुक में। नॉन टैक्स रेवेन्यू के ये सारे अलग अलग सोर्सेज हैं, इसको जल्दी जल्दी क्विकली करके एक बार ये भी रिकैप करते हैं। तो आइए एक एक करके देखें। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स दैट नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट। टैक्स रेवेन्यूज हो गया इसमें, और नॉन टैक्स रेवेन्यूज। टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इसके डिफरेंसेस आपकी बुक में गिवन है, आइए उसको भी रिकैप करवा देते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्सेस आर लेवीड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, दैट इज इंपैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन द सेम पर्सन। अगर मेरे को सरकार को टैक्स डिपॉजिट करना है, इनकम टैक्स, तो मेरे को डायरेक्टली डिपॉजिट करना है,
मेरी जेब से ही जाएगा और मैं ही लायबल हूं सरकार को डिपॉजिट करने के लिए। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन डिफरेंट पर्सन। आप खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हो तो जीएसटी रेस्टोरेंट वाले को देते हो, जेब से आपकी जाता है, बट रेस्टोरेंट वाले की लायबिलिटी है वो किसको जमा करवाने के लिए, सरकार। नेचर क्या है, दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ता चला जाता है। और दे आर यूजुअली प्रोपोर्शनल इन नेचर। आप एक चिप्स का पैकेट खरीदो 100 खरीदो, 18% जीएसटी मतलब 18% ही रहेगा। कवरेज, दे आर लिमिटेड कवरेज, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने आप खुद आके पैसा नहीं भरते इनकम टैक्स, इसकी बहुत वाइड कवरेज है। चिप्स का पैकेट कोई भी खरीद रहा है उसको जीएसटी भरना ही पड़ेगा। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा इनकम टैक्स, और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा जीएसटी। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है मतलब इस चैप्टर में से। अच्छा, नॉन टैक्स रेवेन्यूज का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो अदर देन टैक्स हो गए। इसकी ना लंबी चौड़ी लिस्ट गिवन है आपकी बुक में। जैसे सरकार को इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, फीस मिल रही है। कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो ना प्लीज बता दीजिएगा। जैसे सरकार फीस वगैरह चार्ज करती है, कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, इंपोर्ट फीस एक्सेट्रा। लाइसेंस का, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे सरकार, उसके लिए फीस लेगी। फाइन्स एंड पेनल्टी, आपने कुछ काम नहीं किया सरकार उस पर पेनल्टी लगाएगा, वो भी सरकार का एक सोर्स ऑफ इनकम है। एस चीट्स, इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टी ऑफ पीपल हु डाई विदाउट लिविंग बिहाइंड अ लीगल हेयर और विल। एक इंसान मर गया, उसके पास भाई ना प्रॉपर्टी का बताया को किसके पास जाएगी, ना लीगल हेयर है ना विल है, तो सरकार के पास वो पहुंच जाती है प्रॉपर्टी। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स सरकार को मिल रहे हैं। फॉर फीचर, अब सरकार कह रही है भैया ऐसा है कि आपका टैक्स ड्यू है, भर दो, आपने नहीं भरा सरकार पेनल्टी लगाएगी। पेनल्टी भी नहीं देंगे, सरकार आपकी एसेट जब्त कर लेगी। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है स्पेशल असेसमेंट, बहुत ही रेयर केसेस में। जैसे यहाँ पे मेट्रो का एग्जांपल गिवन है। कोई एक प्रॉपर्टी है, इसके आसपास मेट्रो का डेवलपमेंट आया, जैसे ही मेट्रो का डेवलपमेंट आया इस प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए। आप समझ पा रहे हैं ये चीज? तो ये प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए, जैसे ही प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सरकार ऐसा बोल सकती है कि क्योंकि हमारी डेवलपमेंट की वजह से पैसा आपका प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ा है, हमें टैक्स भरिए। तो बहुत ही रेयर है, बट ऐसा कम देखने को मिलता है। टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसको एक बार रीड मार लीजिएगा। अगला आता है बच्चों कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब कि मैंने क्या समझाया, वो रिसिप्ट जिससे या तो एसेट या लायबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें भी ना आपके डिटेल में कुछ सोर्सेज गिवन है। पॉइंट नंबर 1 बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स। आइए मैं इसको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए सरकार है, सरकार ने किसी और से लोन लिया तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना। समझ में आया ये? दूसरा, सरकार ने किसी को लोन दे रखा था, सरकार की एसेट है, अब वो लोन आपको वापस मिल गया तो एसेट कम हो जाएगा। गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, वो कंपनी के शेयर्स सेल कर दिए, जब वो सेल करेंगे तो सरकार के पास पैसा आ जाएगा, बस एसेट कम हो जाएगा। पब्लिक से बोरोइंग्स कर लिया, जिसे हम स्मॉल सेविंग्स भी बोलते हैं, पीपीएफ, पीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स वगैरह, तो इसकी वजह से लायबिलिटी बढ़ जाएगी सरकार। आता है समझ में? तो ये आपको 4 पॉइंट्स ध्यान रखने, मैंने तो सिर्फ अंडरलाइन करके 1 2 3 4 लिख दिया, बट इसके ऊपर शॉर्ट 1 1 लाइनर्स आपको पता होने चाहिए। एक्सपेंडिचर की साइड पे बच्चों ज्यादा डिटेल नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब कोई एसेट लायबिलिटी पे फर्क नहीं डालते, अगेन रिकरिंग नेचर का, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नो एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं होगा और एवरी ईयर रिपीट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से क्या होता है, या तो एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी कम हो जाएगा। जैसे कोई सरकार ने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वगैरह किया, या कोई सरकार ने लोन का रीपेमेंट कर दिया। क्या ये समझ में आता है हमें? नेक्स्ट,
3 डेफिनेशन याद रखने हैं बच्चों, बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट, बजट। बैलेंस का मतलब क्या हुआ, रिसिप्ट्स आर इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सरप्लस का मतलब क्या हुआ, रिसिप्ट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर्स। और डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, रिसिप्ट्स आर लेस देन एक्सपेंडिचर्स। ज्यादातर गवर्नमेंट इसी पे चल रही है, इंडियन गवर्नमेंट क्या वर्ल्ड ओवर सारी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट इसी पे चल रही है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 3 फॉर्मूलाज हैं, कौन कौन से, रेवेन्यू डेफिसिट्स, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। आइए कवर करें। बजट डेफिसिट, पहले तो एक छोटा सा डेफिनेशन आ रहा है, बजट डेफिसिट व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स बाय वे ऑफ रेवेन्यू, इट incurs a budget deficit. It refers to a situation when budget expenditure of the government are greater than the government receipts. पहला आ रहा है बच्चों रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। डे टू डे के खर्चे आपके ज्यादा हैं डे टू डे की रिसिप्ट से, अगर आपके डे टू डे खर्चे भी नहीं पूरे हो पा रहे, आप समझ पा रहे हो। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है, या तो सरकार अपने खर्चे कम करे या डे टू डे की रेवेन्यू बढ़ाए। अब आज के टाइम पे गवर्नमेंट यही कर रही है, धीरे धीरे आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस बार इनकम टैक्स का जो बिल आया उसके अंदर तो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग तो बड़ा सही किया, भैया 12 लाख तक की कोई टैक्स नहीं भरना, समझ पा रहे। तो कहीं ना कहीं जीएसटी, अगर सरकार रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं बढ़ाएगी तो सरकार चलानी मुश्किल हो जाएगी, पैसा नहीं होगा तो। दूसरा फॉर्मूला आता है बच्चों किसका, फिस्कल डेफिसिट। इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है बहुत बार। इट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसिप्ट्स। तो अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं ना, आप इसको ऐसा समझो, टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, माइनस टोटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। बस आपको क्या ध्यान रखना है, कैपिटल रिसिप्ट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग के अलावा जो भी रिसिप्ट्स है वो हो जाता है। तो इनडायरेक्टली फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि आपकी बोरोइंग्स कितनी है। क्या समझ में आता है बात, ये बताता है बोरोइंग्स कितनी, आपने कितना पैसा बोरो कर रखा है। तो अगर आप इसके और भी फॉर्मूला बनाना चाहो तो और भी फॉर्मूला बन सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू, इसको ऐसे आ जाएगा ना, रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बात समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला बहुत सारे बन सकते हैं इसमें। कुछ फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखने की कोशिश की है, टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर्स माइनस बजटेड रिसिप्ट्स माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। और दूसरा फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू अल्टीमेटली बोरोइंग्स ही होता है कि सरकार जो पैसा बोरो कर रही है, इसको कम करने का तरीका क्या है, खर्चे कम करिए, दूसरा रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ाइए। इसके अलावा इसके अंदर ना और भी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या होती है प्रॉब्लम्स, आइए वो भी गो थ्रू कर लेते हैं। ये देखिए इम्प्लीकेशंस, इसकी वजह से सरकार को डेट ट्रैप होता है। डेट ट्रैप का मतलब क्या है, सरकार लोन पे लोन लेती रहती है और डेट साइकिल के अंदर फंस जाती है। इसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई कैसे बढ़ जाती है, जब सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है और इकोनॉमी में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो महंगाई बढ़ेगी। दूसरे देशों पे डिपेंडेंस, इंडिया पाकिस्तान चाइना का एग्जांपल ध्यान रखना। पाकिस्तान का बहुत मेजर डिपेंडेंस चाइना पे है, चाइना की चीजों को वो मना नहीं कर पाता। हैम्पर्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, क्योंकि अगर आप लोन ज्यादा ले लेंगे तो भविष्य में होने वाले जो ग्रोथ है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा आपको, आप फ्रीली ग्रोथ नहीं कर पाएंगे।
तो इसको ठीक करने का दो ही तरीका है, सोर्सेज क्या है, एक बोरोइंग्स और एक डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब नोट प्रिंट करना। दोनों ही केस में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर आप पैसा बोरो ज्यादा करेंगे, वही 4-5 प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया, डेट ट्रैप, इन्फ्लेशन, डिपेंडेंस बढ़ जाएगा, फ्यूचर ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप प्रिंटिंग ऑफ मनी करेंगे तो आपकी करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं ये चीज? तो इंटरकनेक्टेड है दोनों चीज। रिपीट करूं कुछ इसमें, क्लियर है ये चीज? आखिरी आता है इसके अंदर प्राइमरी डेफिसिट। बच्चों प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये बता रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, यही है। अब मान लीजिए आपका फिस्कल डेफिसिट यानी कि आपका बोरोइंग्स 100 रुपए का है और मैं कहता हूं इंटरेस्ट आपका 0 है, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या कितना हो गया, 100। अगर मैं कहता हूं फिस्कल डेफिसिट 100 का है, 80 का इंटरेस्ट है, तो 20 रुपए क्या हो गया, प्राइमरी डेफिसिट। यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि फिस्कल डेफिसिट में से अगर आप इंटरेस्ट का हिस्सा हटा दो तो अदर रीजंस की वजह से बोरिंग क्यों की गई है। आपने 100 रुपए लिया, बोरो किया, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। इस 100 रुपए में से इंटरेस्ट का पेमेंट कितना कर रहे हो वो हटा दो, तो आपको ये पता लग जाएगा जो आपने लोन लिया है अदर पर्पस के लिए, अदर मतलब अदर देन इंटरेस्ट के लिए, वो पता लग जाएगा। अगर फिस्कल डेफिसिट का वैल्यू ज्यादा है तो कहीं ना कहीं ठीक बात है कि सरकार ने लोन लिया डेवलपमेंट के लिए, बट अगर प्राइमरी डेफिसिट बहुत कम है तो ये खराब बात है। ये पता लगता है कि आप लोन ले रहे हो इंटरेस्ट चुकाने के लिए। तो जितना ये साइकिल बड़ा होता जाएगा, मतलब जितना इंटरेस्ट बड़ा होता जाएगा, फ्यूचर में कंट्री तरक्की नहीं कर पाएगी। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस्ड बाय इंटरेस्ट। एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, अर्ली रिपेमेंट ऑफ लोन शुड बी इनकरेज्ड। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी फिनिश होता है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या क्या बच्चों, एक तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। फटाफट से चालू कर लीजिए इसके भी एमसीक्यूज। आज यहीं पे रोकेंगे। आपका आज का घर का टारगेट क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एवरी डे मैं यही टारगेट करूंगा अनटिल अनलेस कुछ और काम ना आ जाए, कि आपका मॉर्निंग में मैं सेशन रखूंगा। मॉर्निंग में आप पढ़ो। आज का समझ में आया हम सबको, ठीक है ना? ये सफिशिएंट रहा या इसके अंदर और भी कुछ लग रहा है? आप इसके एमसीक्यू अभी करेंगे, घर जाके आपने यही 2-3 चैप्टर हो गए, मनी, बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट, इनको सेल्फ स्टडी ढंग से कर लेना, मतलब कुछ भी रहना नहीं चाहिए। कल मेरे पास डाउट्स आएंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कल का टारगेट क्या रखने। एवरी डे हम यही रखेंगे और लास्ट के अंदर फुल पेपर करने हैं, डिस्कस और सॉल्व। अगर आपको लग रहा हो कि हाँ यार मुझे कुछ लिख के भी करना है, तो इन 3 चैप्टर्स का ही आज लिख के कर लीजिए जो करना है। अगर आपके पास टाइम बच रहा हो, कुछ और करना चाह रहे हो, तो इसको करने के बाद आप कुछ और भी कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको एवरी डे का एक मिनिमम टारगेट दे देना कि बेटा आज का मिनिमम टारगेट ये है, ये करने के बाद जो काटनी है काटो। समझ पा रहे हैं?